एक बार भाई साहब आ गए हैं, सुरेंद्र जी भाई साहब और रतनदास जी महाराज। हमने पहले भी आवाज लगाई नहीं थे, अभी दिख गए मुझे। तो एक बार मैं आग्रह करूंगा आप दोनों मंच पर आ जाएं। संदीप भाई केलकर जी एक बार सुरेंद्र जी भाई साहब और रतनदास जी महाराज को मंच पर ले आए। आप लोगों ने भी अपना बड़ा बेशकीमती समय निकालकर यहाँ आकर हम सबको अनुग्रहित किया है। तो एक बार करतल ध्वनि से आपका हम लोग स्वागत करेंगे। आपकी करतल ध्वनि इनको प्रेरित करेगी, वो संकोच कर रहे हैं। परम आराध्या गौ माता के चरणों में वंदन। मंच पर उपस्थित गुरुजी, भवनेश भाई, विशाल भाई और अन्य मान्यवर और मेरे सामने बैठे सारे पंचगव्य चिकित्सक, गौभक्त, गोप्रेमी, गौसेवक, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजू गुप्ता है, मुंबई का निवासी हूँ और पिछले 10 साल से मुंबई हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ। राजीव दीक्षित जी के बारे में 2010 में पता चला कि उनका देह छूट गया है, तो श्रद्धांजलि सभा में गया था। वहाँ पर गुरुजी से पहली बार मुलाकात हुई और उसके बाद स्वदेशी का झंडा लेके साल 2 साल आगे बढ़ा। 2013 के आसपास की बात है, हमारे मुंबई में बकरीद थी, तो मुझे पता नहीं था कि गायों की इतनी भारी संख्या में हत्या होती है पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में। राजू भाई को सुना था उनके व्याख्यान में कि इतनी क्रूरता के साथ काटा जाता है गायों को। तो हमारे मुंबई में कुछ संवेदनशील इलाके हैं जिसमें गया में, और जाकर देखा तो बकरीद से पहले हजारों की संख्या में गौवंश ऐसे बांधे हुए हैं सड़कों पर काटने के लिए। और उस समय ऐसी सरकार थी महाराष्ट्र में जिनको गौरक्षा से कोई ज़्यादा चिंता का उनके लिए विषय नहीं था। उसके बाद अगले ही दिन, ये बकरीद के 2-4 दिन पहले की बात है, तो मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा कत्तलखाना है देवनार स्लॉटर हाउस, देवनार कत्तलखाना। राजू भाई को भी आपने सुना होगा उनके व्याख्यानों में। तो वहां में गया तो वहां देखा कि वो कई एकड़ों में फैला हुआ है कत्तलखाना, कई एकड़ में फैला हुआ है। तो देखा तो हजारों की संख्या में नंदी, बछड़े, बैल और एकदम अच्छे बैल, वो सब कटने के लिए है। और फिर जब जो उसमें इलाका आता है जहाँ पर कटिंग होती है, वहाँ गया तो मैंने अपने सामने नंदियों को कटते हुए देखा और बहुत पीड़ा हुई उस समय। तब मैंने सोचा कि राजू भाई ने तो इतने सारे विषय बताए हैं, स्वदेशी है, कृषि है, पर ये जो गाय का विषय है, अगर गाय को आज नहीं बचाए तो फिर कब बचाएंगे? गाय तो कट रही है, इसको तो जीवित नहीं किया जा सकता। एक बार अगर गाय कट गई तो आप क्या कर लोगे? फिर मैंने काम धाम सब छोड़ के केवल गाय का विषय पकड़ा और फिर पिछले 7-8 वर्षों से मेरा जो वकालत का पेशा है उसमें कैसे मैं गाय का केसेस लड़के अपनी सेवाएं दे सकूं गायों के प्रति। तो मैंने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारत भर में गाय पकड़ी जाती है, कसाईयों से, कत्तलखानों से छुड़ाई जाती हैं। तो मेरा जो मुख्य विषय रहा वो यही रहा पिछले 7-8 वर्षों में कि जब गाय कसाई से छुड़ाई जाती है तो कसाई को जमानत ना हो, वो गाय वापस से कसाई के हाथ में ना जा पाए, और अन्य विषय भी अगर आप लोग को पता हो। अच्छा, इसमें से मुझे बस एक बात जानना है कि आप लोगों में से कौन कौन से लोगों ने
कभी भी गौरक्षा का विषय लेके पुलिस स्टेशन या किसी मंत्रालय में सरकारी या फिर कोई कोर्ट में याचिका वगैरह लगाई हो, कितने लोग ऐसे जो गौरक्षा के विषय में थोड़ा बहुत जुड़े, पूरा हाथ उठाइए। तो मुझे ध्यान है कि मेरे टारगेट ऑडियंस कितने हैं, मुश्किल से 10-15 लोग हैं, मुश्किल से 10-15 लोग, पर ठीक है। पर बाकी के लोग भी जो हैं, आप गाय से तो जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा विषय आ ही जाएगा। अब मान लो आप गाय का काम करो, पंचगव्य चिकित्सा का, आपके सामने से कोई कसाई ट्रक में गाय लेके जा रहा है, तो आपका धैर्य छूट जाएगा और आप उस ट्रक को पकड़ लोगे। तो ये जो आज का मेरा विषय है, वो आप, मेरे सारे टारगेट ऑडियंस आप हैं, वो मैं सही लोगों के सामने कह रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो पिछले 7-8 वर्षों से फिर मैंने गौरक्षा के जितने भी लीगल केसेस मेरे पास आए, उसमें मैं अपनी सेवाएं दिया। वैसे तो मैंने अब तक शायद पूरे भारत भर में 150-200 याचिकाएं, कंप्लेंट, छोटे मोटे एप्लीकेशंस, पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मैं लगा चुका हूं। पर कुछ 8-10 ऐसे केसेस थे जो शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। जैसे हाथ से गाय कसाई के पास जाते जाते और वो चुंगल से कसाई के वापस आ गई। ऐसे मैं ज़्यादा नहीं, 1, 2 या 3 इंसिडेंट्स दूंगा। ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, पर एक हाल ही की बात ये पिछले रविवार की, ये रविवार में उसके पहले की रविवार की, मुझे कॉल आता है कि यहाँ पर कराड़ सांगली में 45 गाय पकड़ी गई थी। रविवार को मुझे पता चलता है कि वो गायें कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दे दिया और एक ट्रक में 12 गायें पकड़ी गई थी और एक दूसरे ट्रक में 33 गायें, मतलब गौवंश पूरे। तो कोर्ट ने पूरा 45 में से 41 को छोड़ने का आदेश दे दिया। कसाई 4 इसके लिए छोड़ दिए गौशाला में कि उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो कभी भी मर सकते हैं। तो बाकी के 41 को लेने के लिए ट्रक और पुलिस और कसाई, ये सारे लोग गौशाला के गेट पे पहुंच गए। अब रविवार का दिन मैं क्या करूं भाई, कोर्ट तो खुलेगा दूसरे दिन। रात में तैयारी की गई, अगले दिन बस पकड़ा, सवेरे उतरा कराड़ सांगली, वहां गया। जैसे तैसे उस रात को हमने पुलिस को रोक लिया कि भाई 24 घंटे का समय दे दो, 24 घंटे में अगर हमने कुछ और बहाना बनाया कि हमारे ट्रस्टी नहीं, ये वो ऐसे करके, और पूरा 4 बज गए हमको। सवेरे से जो हम लगे 8 बजे से 4 बजे वो याचिका हमने दायर की और बाद में पता चला कि जो ऊपरी अदालत का जज है जहां हमारा केस जाने वाला है वो मुस्लिम है। वो एक और प्रश्न चिन्ह आ गया कि अगर इसने स्टे नहीं दिया तो क्या होगा। हम बोले पर ठीक है, हमें अपना प्रयास करना है, वो उसका कर्म जाने, हम अपना कर्म करेंगे। तो हमने याचिका लगाई। वो जज पेपर छूने को तैयार नहीं और बोला मैं नोटिस इशू कर रहा हूं, अगली तारीख को आओ। अब वो भले पेपर छूने को तैयार नहीं, दूसरे केस में उलझा हुआ है, मैंने 10 मिनट तक उसको उलझा के रखा, भले सुनने को तैयार नहीं, ये वो बोलते 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 फिर बाद में सरकारी वकील भी हमारे पहचान का था, वो भी थोड़ा 1-2 लाइन बोल दिया, बाजू वाली वकील भी 1-2 लाइन बोल दी और फिर वो कोर्ट ने स्टे दे दिया। और दूसरे दिन भी जो सोमवार को स्टे मिला, ट्रक, कसाई और पुलिस सवेरे से गेट पर खड़े गौशाला के। पर पुलिस की मेहरबानी 24 घंटे का समय दिया था। तो बाद में जब उनको पता चला 5 बजे की स्टे मिल गया है, तो ट्रक लेके कसाई गौशाला से निकल गए। तो ऐसे मतलब आखिरी समय तक पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। अगर वो स्टे नहीं मिलता तो शायद वो कसाई गाय को लेके चले जाते और फिर वो तो उसी दिन काट देते, उनका क्या भरोसा। एक ऐसे इंसिडेंस यहाँ का है, महाराष्ट्र का बॉर्डर, यहाँ बेलगांव धारवाड़ के आसपास का। 49 बैल पकड़े गए थे कत्तल खाने में से, सैकड़ों सींग मिली थी, वहां से हड्डियां मिली थी और कोर्ट ने ऐसे ही छोड़ने का आदेश दे दिया। हम ऊपरी अदालत में गए और
स्टे मिलने तक पुलिस ने इतना प्रेशर कर दिया, मंत्री संतरी सबका फोन आ गया, और जैसे तैसे मैं ट्रस्टी लोग को हाथ पैर जोड़ डाला, मैं बोला था कुछ समय दे दो, मैं कोर्ट में हूँ, स्टे अगर मिल गया तो मैं बता दूंगा, आप छोड़ना नहीं गायों को। और 4:30 बजे स्टे मिलता है कि हाँ गायों को नहीं लेना, वही रहने दो गौशाला में। और वो स्टे मैं वो ट्रस्टी को भेज देता हूँ, देखो भाई स्टे मिल गया, अब पुलिस और कसाई को बोलो जाए। पर वो ट्रस्टी लोगों ने बताया नहीं मुझे, और वो कसाई तब तक ट्रक में भर के ले जा चुके थे 49 गौवंश। अब क्या करें, अगले दिन फिर कोर्ट में गया, कोर्ट पुलिस के ऊपर अवमानना की याचिका लगा दी मैंने, और थोड़ा झूठ बोला कि आपके आदेश के बाद लेके गए हो, आपके आदेश के बाद ले गए हो। तो उसने बोला ठीक है, देखो भाई मैं कोई उनको सजा नहीं देने वाला, पर यह है कि मैं ऑर्डर देता हूँ वापस लेके आओ गौवंश को। और मैंने आज तक ऐसा कहीं ऑर्डर नहीं देखा, आज तक 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और जो मेरे वरिष्ठ हैं जो 35-40 साल से काम कर रहे हैं, मैंने आज तक ऐसा ऑर्डर नहीं देखा कि एक बार कोर्ट के आदेश पर गायों की कस्टडी चली गई और वापस आ जाए। तो ऑर्डर तो आ गया, अब क्या, तो पुलिस के ऊपर हम प्रेशर दिए कि भैया आप लेके गए, आप लेके आओ। और वो गाय 2 दिन के बाद वापस आई गौशाला। तो ये जो 2 दिन का समय था, मैंने तो 2 मिनट में बता दिया, जो 2 दिन का समय था वो ऐसा समय था कि वो दिल की धड़कन हर समय बढ़ती जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि गाय वापस आ जाए इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी। एक बार कसाई के पास चला गया तो फिर खत्म। ऐसे एक तीसरा केस 2013 की घटना है। हाँ अच्छा, मेरा शुरुआत कैसे हुआ ये सब चीजों में। देवनार कत्ल खाने से रिटर्न आने के बाद वो बकरीद तो चली गई, उसके जो अगली बकरीद थी जिसको मीठी ईद बोलते हैं, सॉरी बकरीद नहीं, मीठी जो सेवई वाली ईद उनकी होती है, उस समय भी वो गाय बैल काटते हैं। तो मुझे पता चला कि ये डोंगरी करके इलाका है, यहाँ पर गाय बैल कटते हैं, और रात में 100 गौवंश आए कटने के लिए। और वो डोंगरी का इलाका अगर आपको मालूम हो तो दाऊद का इलाका है, वो बहुत सेंसिटिव इलाका है। एक बार तो 2 पुलिस वाले गए थे, आज तक मिले नहीं, वो कहाँ गए, उनकी वर्दी भी नहीं मिली, इतना सेंसिटिव इलाका। तो मैं 17-18 लोगों के साथ गया, और पुलिस ने बोला आप 2 ही जन चलो, हमको दिखाओ और हम लोग को सीज करेंगे। हम गए वहां पर, और फिर ऐसा भयंकर हमला हुआ, मैंने बहुत मार भी खाया उस समय, और मरते मरते बचा। वो कसाई ने बहुत बड़ी छुरी उठा ली थी, उनका जो होता है वो काटने वाला, और 10-15 पुलिस वाले थे, उनके सामने मारा पीटा गया। और मैं अपनी जान बचा के वहां से जैसे जैसे भागा, और मेरे दूसरे दोस्त को पुलिस ने बचा लिया। तो उस समय के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तब मेरी आंखें खुली कि सच में होता क्या है, ये कसाई कितने खतरनाक होते हैं। देवनार कत्ल खाने में कितनी हजारों की संख्या में रोज गायें कटती हैं, और पूरे भारत में लगभग यही चित्र है। तो उसके बाद समझ बूझ के फिर आगे से कुछ ऐसा हमले हुए नहीं मेरे पर उस समय के बाद मैं बहुत एक्टिव हुआ। और फिर 2014 की एक याचिका है, इस आखिरी इंसिडेंट्स के साथ में ये जो एग्जाम्पल वाला विषय इसको विराम दूंगा, और जो कानूनी बातें हैं उस पर आऊंगा। देवनार कत्ल खाने में हर हफ्ते उस समय 2014 में 600 गौवंश काटते थे, हर हफ्ते की बात है। गौवंश में नंदी बछड़े जो मेल प्रजाति है वो। तो बकरीद में 12,000 का एडिशनल कोटा निकलता है, एडिशनल कोटा निकलता है। तो 12,000 3 दिन में कटेंगे, और जो 600 कटते हैं वो कटेंगे, 12,600 कटने वाले थे। ये जो रेगुलर कोटा, इसके अलावा एक और एडिशनल कोटा निकलता है और 12,000 का, तो 24,600 वो 3 दिन में 2014 में कटने वाले थे। तो एक पुलिस वाले हमारे पहचान के हैं, वो एडिशनल कोटा का सर्कुलर लेके आ गए महाराष्ट्र सरकार का कि भाई ये 12,000 कटने वाले हैं, देखो इनको तो बचा लो। तो हम लोग लेके गए उसको बड़े वकील के पास,
तो क्योंकि उस समय मैं नया नया प्रैक्टिस में था, तो उन्होंने बोला हाँ यार ये तो बहुत सीरियस मामला है, इसको चैलेंज करना चाहिए हाईकोर्ट में। हमने चैलेंज किया और उस समय भी बहुत कुछ हुआ, उसमें जाऊंगा नहीं, और आखिरी में कोर्ट ने स्टे दे दिया कि यस ये 12,000 नहीं कटेंगे। तो एक साथ वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर था 12,000 वाला, हमें बहुत खुशी हुई कि भाई 12,000 कटने से बच गए। पर दोस्तों पता नहीं फिर वो 12,000 कहाँ गए, क्योंकि वो तो कसाई लेके आते हैं, कटवाते हैं और मांस लेके जाते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। तो वो 12,000 फिर कहाँ गए, पर कटे नहीं, उस 3 दिन में तो नहीं कटे, ये वास्तविकता है। महाराष्ट्र में जो कानून आया 4 मार्च 2015 को, अमेंडमेंट, क्योंकि देखो मैं हूँ मुंबई का, तो महाराष्ट्र के ज़्यादा केसेस है मेरे पास। तो वैसे तो मैं पूरे भारत में जाता हूँ, पर जो कानूनी विषय पर काम कर रहा हूँ ज़्यादातर वो महाराष्ट्र का। एक अमेंडमेंट आता है महाराष्ट्र में कि आज से सारे जो गौवंश हैं वो कुछ नहीं कटेंगे, नई सरकार बनती है। मैं वापस देवनार कत्लखाना किसी को भेजता हूँ, पता चलता वहाँ 1500 गौवंश खड़े हैं कटने के लिए। रातों रात पिटीशन बनता है, सवेरे फाइल होता है और सवेरे 11 बजे मेंशनिंग होता है और 3 बजे वो मैटर लग जाता है। अगर आप में से कोई कोर्ट का जानकार हो तो एक दिन में केस फाइल करना, मेंशनिंग करना, बोर्ड पर आना जज के सामने, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग जानते हो तो कोई कोर्ट में चक्कर काटता हो तो। और उस दिन आया 3 बजे और फिर मैं बड़े वकील को ले गया और हमको कोर्ट ने बोला हाँ ये जो भी महाराष्ट्र के जितने कत्लखाने हैं ये कानून आने के बाद एक की भी हत्या नहीं होगी। ऑर्डर पास होता है और फिर मैं खुद ऑर्डर लेके देवनार कत्लखाने जाता हूँ और वहाँ का जो दृश्य था इतना भयंकर, जो मैंने पहली बार देखा था देवनार में गौवंश को कटते हुए, कि उनका पैर बांधा जाता है, आगे का पीछे का बांधा जाता है, उनको गिराया जाता है, फिर वो एक कौन मौलाना आता है वो कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ के फिर वो छुरी चला देता है। पर कसाईयों को पता लग गया कि ऐसा ऑर्डर हो चुका है, तो जितने गौवंश थे सबका सींग पकड़ के गिराया जा रहा था, छुरी घुमाया जा रहा था, सींग पकड़ के गिराया, छुरी घुमा दिया। रात को 11:30-12 बज गए, कोई रुक ही नहीं रहा है। ऑर्डर, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जैसे तैसे आखिरी में 300 गौवंश बच पाए बस, और 1200 कट गए और फिर वो 300 गौवंश को वहाँ से निकलवा दिया। तो दोस्तों ऐसे मैंने 3-4 इंसिडेंट्स बताए। ऐसे तो मैं पूरे भारत में गौरक्षा का कानून को लेके मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, कोई भी कोर्ट हो और मुझे किसी का भी फोन आ जाए, केवल गाय के ऊपर संकट है और उसमें एक वकील की मदद चाहिए, तो आप मुझे रात को 12 बजे भी फोन कर सकते हो। मैं अकेले तो ये सब काम नहीं करता, मुझे सहयोग करने वाले बहुत लोग हैं, मॉरली हैं, क्योंकि एक केस को लेके बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं, आना जाना, और ऑफिस हमारा चलता ही है क्योंकि आमदनी जो है उसका सोर्स तो अलग ही है, जूनियर के खर्चे हैं। तो मुझे मॉरली सपोर्ट भी करने वाले, प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, मेरे बैकअप में भी बहुत सारे लोग हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। तो आज मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ ये उनकी बदौलत है। वो पर्दे के पीछे होता है और मैं पर्दे के आगे होता हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अभी हाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर भी गया था, वहाँ पर भी 3-4 केस के लिए मैं गया था। वहाँ की परिस्थिति दोस्तों बहुत खराब है। रात को मैं 11:30 बजे, क्या हो गया, वो कोर्ट जो है बॉर्डर से 3 किलोमीटर अंदर है भारत की सीमा में, तो पुलिस, BSF पुलिस पकड़ के पुलिस को पास देता है और फिर पुलिस का तो इतनी मिली भगत तो वापस कसाईयों के ही पास चली जाती है। तो एक संस्था है ध्यान फाउंडेशन करके, जो बॉर्डर पर आज तक बहुत ज़्यादा एक्टिव है,
और आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा था जब मैं वहाँ गया तो पता चला मुझे कि एक दिन में 20,000 गोवंश बॉर्डर क्रॉस करते थे। एक दिन में, आप अंदाजा लगा सकते हो, एक दिन में। और फिर वहाँ के लोग बता रहे थे कि भाई बकरीद के टाइम तो 20 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है ट्रक्स की, बॉर्डर से ट्रक्स की लाइन 20 किलोमीटर। और वो गोवंश कहाँ से आते हैं? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो हम लोग क्या करते थे कि कोर्ट में गए और कोर्ट से 1.5 घंटे की दूरी पर रहते थे क्योंकि रिस्क बहुत था वहां पर। तो रात को मैं 11:30 बजे जा रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा सैकड़ों की संख्या में गोवंश रोड के रास्ते से, वो जो ट्रेडर्स हैं, कसाई हैं, वो सब बॉर्डर्स की तरफ जा रहे थे और रुकने वाला कोई नहीं। और जब हमने कंप्लेंट किया और हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस का रवैया तो ऐसा था कि हमारे ऊपर ही केस बना देने को तैयार थी पुलिस। हम लोग जैसे तैसे वहाँ लिटरली भागे उस पुलिस स्टेशन से क्योंकि कहीं पुलिस हम पर ही केस ना बना देगी। तो एक गुड न्यूज़ बस देना चाहता हूँ आपको कि वहाँ पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन्होंने पिछले 1 साल में इतना अच्छा काम किया है कि जो स्मगलिंग था 20,000 गायों का प्रतिदिन, वो 95% कम हो चुका है, 95%। और उनका तो ऐसा कहना है कि हमें 5% भी नहीं छोड़ने वाले, 5% भी खत्म करके रहेंगे। देखिए, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। पश्चिम बंगाल से वो चालू जो होता है वो पूरा ऐसे गोल घूम के वो मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ तक का बॉर्डर है वो। तो पर जो सेंसिटिव एरियाज है जहाँ से स्मगलिंग होती हैं, गोल्ड की होती है, वो कुछ नशीली दवाइयों की होती है, गायों की तस्करी होती है, वो कुछ संवेदनशील इलाके हैं वहीं से होती है। तो दोस्तों ये सब काम चल रहा है। और मैंने पहले बोला कि आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, हमारी पूरी टीम है। और मुंबई में कम से कम मेरे जैसे लगभग 100 वकील हैं जो गायों को प्रेम करने वाले हैं। जो ये 100 वकील ऐसे हैं कि इन्होंने कभी पास्ट में कोई गायों का केस लड़ा हो या प्रेजेंट में लड़ रहे हो या आगे फ्यूचर में लड़ने की जिज्ञासा रखते हैं। कोई कम समय देता है, कोई ज़्यादा देता है। हाईली एक्टिव जो है वो 10 से 15 लोग हैं, हाईली एक्टिव। या आप उनको बस बता दो गाय के ऊपर संकट है, वो अपना प्राइवेट केस साइड पर रख देंगे और गाय के लिए आप खुद पढ़ेंगे बनाना। तो आपने कभी फ़ोन किया, मैं व्यस्त हूँ या मैं कहीं बाहर हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से वकील की व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। नहीं हुई, दूर है इलाका, वकील नहीं है पहचानते, मुंबई से हमारा वकील जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए, बस एक बार बताइएगा कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, गाय छूटने वाली है या और कोई कारण है कानूनी विषय को लेकर, तो आप मुझे एक बार बताइए। जो भारत में गौरक्षा का कानून है जो छोटा मोटा बना हुआ है, मेनली तो सेंट्रल में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो पूरी तरह से गोवंश हत्या को बंद करने को कहता है। क्रूरल्टी के लिए एक्ट बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, कि आप गायों को जोर से छड़ी भी नहीं मार सकते। और इसी देश में आप काट सकते हो, जोर से छड़ी नहीं मार सकते, पर काटने का कानून बना हुआ है। राज्यों के अपने अलग अलग कानून हैं, हर राज्य के अपने गौ रक्षा को लेकर कानून है। कोई कानून ये कहता है कि आप 16 साल के ऊपर के गौवंश को काट सकते हो। पश्चिम बंगाल का कानून है कि मेडिसिनल पर्पस के लिए आप गाय की भी हत्या कर सकते हो। और जो नर गौवंश है उनके लिए तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। केरला में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और ज़्यादातर राज्य जहाँ पर संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी है, संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी है। केवल 7-8 राज्य ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट और
ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल को पकड़ के कि जहाँ पर बूढ़े गौवंश को अनुपयोगी के नाम पर काटने की अनुमति दी है सरकारों ने। पर दोस्तों देखो, अब जो कानून बना हुआ है उसमें हम काम करते हैं, तो आपको मैं बस उसके बारे में एक आइडिया दे दूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वो बाउंस हो जाएगा या फिर वो लिखित में नहीं होगा तो फिर उसका ज़्यादा उपयोग नहीं होगा, आप भूल भी सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिस पर क्रुएल्टी भी नहीं कर सकते, ये एक कानून है। दूसरा जो कानून है वो स्टेट का मेन कानून